अगर दाएं से देखें, जो ये विशालकाय प्राणी सोफे पर बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से सोफा सांस लेने में थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहा है, हम चाहते हैं कि थोड़ी देर सोफा सांस ले। ये शख्स हरियाणा से आते हैं साहब, हरियाणा के फरीदाबाद शहर से आते हैं, और हास्य में पिछले 10-15 साल में जो एक तेजी से नाम उभरा है, उनमें इनका नाम होता है यशदीप कौशिक जी। मैं चाहता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं यशदीप कौशिक को आपके बीच आमंत्रित करूं कि मंदिर भी नहीं जाता हूं आजकल मैं, किसी दर पर शीश भी नहीं झुकाता हूं आजकल मैं, ये मेरा अपना तरीका है उस खुदा की इबादत का, मिलती है जहां भी महफिल, लोगों को हंसाता हूं आजकल मैं, लोगों को हंसाता हूं आजकल मैं। भाई यशदीप कौशिक जी। मां शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूं, महाराज अग्रसेन को प्रणाम करता हूं, और आप सभी की उपस्थिति को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। सम्मानित मंच का वंदन अभिनंदन करता हूं, पानीपुरी वाले का विशेष अभिनंदन करता हूं। इधर जो मातृशक्ति विराजमान है, आपको विशेष प्रणाम करता हूं। और इतना प्रणाम करने के बाद भी आपका मन करे तो तालियां बजा दीजिए, क्योंकि 3 मुंबई वालों ने एक हरियाणा वाले को पेल दिया पहले जी। भाई संजय बंसल बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और ये मेरे बारे में बोल रहे थे हरियाणा से मंगवाया गया है, भेजा ये भी हरियाणा से ही हमने यहाँ पर। हाँ, ये अधिकतर लोग हरियाणा से भैया, इस महफिल में भी अधिकतर लोग। और ये आज आप भी हरियाणा से, मैं समझ रहा था आपकी हंसी बता रही थी, ऐसा हरियाणा वाले ही हंस सकते हैं। ये यहाँ आकर के थोड़ा सा अच्छा जम गया है सचिन जी, और आप सबका ये शुक्रिया कर रहा था, मंच पे खड़ा होने लायक बना दिया इसको, इसलिए आपको भी प्रणाम करता हूँ। भाई साहब, वहाँ जब ये नरवाना में था, बहुत शर्मीला प्राणी था जी। कई सालों तक कॉलेज में इससे एक लड़की नहीं पटी भाई साहब जी। बहुत शर्माता था बात करने में लड़कियों से, किसी तरह से ले दे के गलती से पता नहीं कैसे ऊपर वाले की कृपा हुई, एक लड़की इससे पट गई। अब उसको लेकर के गया डेट पर, बहुत ही घबराया हुआ, नर्वस कि कहीं मेरी किसी बात पे नाराज ना हो जाए, डरता डरता उसको लेकर के गया डेट पर। रेस्टोरेंट में ले गया एक बढ़िया से में, वहां जाते ही उससे बोला डार्लिंग, ये मेरी पहली डेट है, कोई गलती हो जाए तो नाराज मत होना, छोटा भाई समझकर माफ कर देना। बहुत अच्छा है जी। थोड़े से मैं लग रहा है अभी आप पूरी मस्ती के मूड में आए नहीं हो जी। अभी भी कुछ लोगों के चेहरे मुझे उदास नजर आ रहे। मैं तो यहाँ, हमें बताया गया था कि 6 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो हम अपने हिसाब से 5:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। मुश्किल से 2 या 3 आत्माएं यहाँ भटक रही थी और वो भी आपस में क्या बात कर रहे थे जी। बोले यार ये पता नहीं क्यों बिना बात, ये होली मिलन का कार्यक्रम है जी, इन कवियों को बुला लिया, ये कोई एंटरटेनमेंट करेंगे, बोर करेंगे आकर के यहाँ पर जी। भाई साहब, कवियों की इमेज ऐसी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि कवि बोर करते हैं, पर वो एक इमेज का असर पड़ता है कि कवि है तो बोर ही करेगा जी। दरअसल है क्या कि लोग समझते हैं कि जितने भी कवि हैं वो नरेंद्र मोदी जी की तरह होते हैं, जैसे कुछ नहीं करेंगे, मंच पर आएंगे, अपने मन की बात बोलेंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं, और फिर अपना झोला उठा करके चल देंगे। परंतु गलत सोचते हैं जी। हर कवि मोदी जी की तरह नहीं होता, कुछ कवि राहुल गांधी जी की तरह भी होते हैं। जैसे क्योंकि वो जब जब मुंह खोलते हैं तब तब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का एंटरटेनमेंट ही करते हैं। और आज मंच पर जितने भी कवि हैं वो सभी राहुल गांधी ब्रांड के कवि हैं, तो एक बार इस मंच के लिए आप तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। मुझे लग रहा है कि इस पूरे कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी सिर्फ मातृशक्ति ने उठा रखी है। भाई साहब तो पता नहीं क्यों लटकाए हुए बैठे हुए हैं सारे जितने भी, या तो इनको पानी पूरी कम मिली है या फिर डर है वहाँ का कि कहीं किसी बात पर हंस दिए तो फिर घर में हंसने लायक क्या बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। बेखौफ होकर के रहिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन का कुछ नहीं पता भाई साहब, लोग कहीं से भी टेंशन दे देते हैं जी। अभी पीछे एक
जगह हम कहीं यूपी में जा रहे थे कवि सम्मेलन में, वहां बस से उतरे, संजय बंसल भी मेरे साथ था, उतरते ही चला गया वहां सार्वजनिक शौचालय में। जी। अब वहां पर टेंशन में आ गया अगला, वहां पर एक पंक्ति लिखी हुई थी, आप सभी ने देखा होगा अक्सर सार्वजनिक शौचालयों में कई ज्ञान की बातें लिखी होती हैं। इस भाई ने भी एक ज्ञान की बात देख ली और टेंशन में आ गया। वहां क्या लिख रखा था? पढ़ने वाला गधा है। भाई टेंशन में आ गया। पर ये संजय बंसल टेंशन में आ जाए तो उसका निवारण ना करे, ऐसा हो नहीं सकता जी। इसने तुरंत दिमाग लगाया, जेब से रुमाल निकाला, उसको मिटाया और उसकी जगह लिख दिया लिखने वाला गधा है। बहुत अच्छे। बाद में इसकी समझ में आया तू एक बार नहीं दो दो बार बन चुका है। मातृशक्ति को विशेष प्रणाम करता हूं जी। इन महिलाओं ने ही आज इस कवि सम्मेलन की लाज बचा रखी है जी। और लोग महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करते हैं। भाई साहब मैं तो कहना चाहता हूं कि आजकल महिलाएं भी कितनी तरक्की कर गई, जी जी बताएं। कि आजकल महिलाएं भी कितनी तरक्की पा गई कि देखते ही देखते सारे जहां में छा गई। रेल, बस, एरोप्लेन सब कुछ चला सकती हैं ये, बनकर कमांडो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती हैं। वाह 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 वाह। खेल में, व्यापार में इनका ही अब सिक्का चले। क्या है कोई विभाग जो इनके बिना आगे बढ़े? वाह। क्या है कोई विभाग जो इनके बिना आगे बढ़े? दमकल विभाग में मगर, फायर ब्रिगेड में मगर आती नहीं है ये नजर। क्योंकि माना कि ये सारी दुनिया कदमों में झुका भी सकती है, पर आग बुझाना काम ना इनका। बस आग लगा ये सकती है। वाह वाह, क्या परिचय दिया है, वाह। बहुत अच्छे। भाभी जी नोट कर लेना, कईयों ने ताली बजाई है इस बात पर। जो अभी तक गुमसुम बैठे हुए थे उन्होंने भी तालियां बजाई है। जी, जी, जी। तो मैं समझ रहा हूं कितने घरों में आग लग चुकी है। हाँ, ये भाई साहब इशारा भी कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा इन्होंने बजाई है, जबकि बजाई इन्होंने थी सबसे ज्यादा। कहते ना चोर की दाढ़ी में, हाँ मैं देख रहा हूँ भाई साहब, रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें आ जाएगा, कोई वो थोड़ी है झूठ वाली बात। हाँ जी। तो जो भाई साहब, हाँ। जो पीछे खड़े, थोड़ा सा ज्यादा देर खड़े रहने से पाँव भारी हो जाता है। हाँ आ जाइए आप भी, थोड़ा सा बैठ जाएं बस। पानी पूरी का भी इंतजार चल रहा है। अच्छे, बहुत अच्छे श्रोता हैं भाई साहब। हमारा तो पता नहीं कैसे कैसे श्रोताओं से पाला पड़ता है जी। पूरे देश की यात्रा करते हैं। हमारे ये लगातार 2 दिन हैदराबाद में थे गौतम जी, पिछले 20-25 दिनों से सोए नहीं हैं। बस ये शांत हो जाइए, थोड़ा सा व्यवस्थित होकर बैठ तो जाएं आप जी। हमें तो भाई साहब पता नहीं कैसे कैसे श्रोताओं से पाला पड़ता है जी। आप तो फिर भी बहुत अच्छा सुन रहे हो, जितने लोग बैठे हुए हैं आपको मैं प्रणाम करता हूं। नहीं तो भाई साहब एक कवि सम्मेलन में मैं गया, अगली पंक्ति में बैठा एक श्रोता, भाई साहब 8-10 कवियों की टीम थी। सभी कवियों ने कविताएं सुनाई, अपनी चुटकुले सुनाए, गीत सुनाए, मुक्तक सुनाए, छंद सुनाए। सभी श्रोताओं ने खूब आनंद लिया, खूब तालियां बजाई, खूब ठाके लगाए। पर अगली पंक्ति में बैठा एक श्रोता टस से मस नहीं हुआ। पूरे कवि सम्मेलन में उसका एक ही पोज, एक हाथ ऊपर और मुंह खोल रखा। पूरा उसका जो हाईवे बना हुआ था, जो मुंह ना, मक्खी आ रही है और जा रही है, पर अगले का मुंह बंद नहीं हुआ। पूरे कवि सम्मेलन में एक पोज। गौतम जी आए, इनकी बारी में भी अगला, फिर बंसल जी आए, तब भी वही पोज। अब आया भाई साहब मेरा नंबर। अब जैसे ही मैंने कविता पढ़नी शुरू की, उसने जोर का ठाका लगाया। मेरे को वहम हो गया कि असली कवि तो मैं ही हूं। मैंने आयोजक से बाद में बात की, मैं ये श्रोता, इस श्रोता को कोई कवि नहीं हंसा पाया, मेरी कविता सुनकर ये हंसा है, इसलिए असली कवि हूं मैं। आयोजक बोला भाई साहब असली हो नकली हो वो तो आप जानो, पर आप जिस श्रोता की बात कर रहे हो ना जी, वो जन्म से गूंगा और बहरा है। बोला तेरी शक्ल देख के ही हंस लिया होगा, कविता में वैसे कोई दम कम नहीं। आज ये लोग भी शक्ल देखकर ही हंस रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे। तो मैं बता रहा था कि कैसे कैसे श्रोता मिलते हैं हमें, कि कविता से लेना देना जिनका नहीं है कुछ, खाली पीली दावत उड़ाने चले आते हैं। वाह, टाइम देख करके आते हैं कि कब जी भोजन की व्यवस्था शुरू होगी, कब जी पानी पूरी का काउंटर खुलेगा।
कि कविता से लेना देना जिनका नहीं है कुछ, खाली पीली दावत उड़ाने चले आते हैं। और कुछ पत्नी से पीड़ित पुरुष यहाँ चैन के 2 पल भी बिताने चले आते हैं। आहा, वाह। कि कविता से लेना देना जिनका नहीं है कुछ, खाली पीली दावत उड़ाने चले आते हैं। और कुछ पत्नी से पीड़ित पुरुष यहाँ चैन के 2 पल भी बिताने चले आते हैं। ग्लैमर की आस लिए श्रोता कुछ मन चले, अखियों की प्यास ही बुझाने चले आते हैं। पर कुछ कविता के रसिक तुम्हारे जैसे कवियों का हौसला बढ़ाने चले आते हैं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भैया। बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं। आप जिस ऊर्जा से सुन रहे हैं, इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद आप कवियों को सुन रहे हैं, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। मैं अग्रवाल ट्रस्ट को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि इस होली मिलन के कार्यक्रम पे आपने कवि सम्मेलन करवाने का निश्चय किया। वरना आप चाहते तो कोई और कार्यक्रम भी करवा सकते थे। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक कवि हूं और मेरा इसमें कोई निजी लाभ है। मैं नहीं आता, कोई और कवि होता, परंतु कवि सम्मेलन होता। और वो इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सैकड़ों टेलीविजन चैनल्स और दर्जनों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपके और हमारे घरों में जो सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं, उस प्रदूषण से लड़ने की हिम्मत और जज्बा यदि किसी एक संस्थान में है तो उस संस्थान का नाम होता है कवि सम्मेलन। वाह 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 वाह। तब कहीं लिखा था कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। ऐसा नहीं है कि पहले फिल्में नहीं बनती थी, पहले भी फिल्में भी बनती थी, गाने भी होते थे, पर उनका एक भाव होता था, उनमें कोई शब्द होते थे, शिल्प होता था। पहले आप सभी ने एक गाना सुना होगा, सभी लोगों ने यहाँ पर, जी कि आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। वाह। और आजकल क्या गाना आ रहा है फिल्मों में, तेनू दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के। ये फालतू की बकवास हो रही है। बहुत अच्छे यशदीप जी। पहले प्यार का इजहार होता था कैसे गानों में कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा जी। और आजकल के बच्चे क्या गुनगुना रहे हैं, किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। अरे जब एक खूंटे से बंध गया क्यों इधर उधर मुंह मार रहा है तू? फालतू में नाटक चल रहा है। बहुत अच्छे। अब यही हाल दूर, अच्छा फिल्मों के आप नाम देख लो जी। पहले क्या क्या फिल्में होती थी, एक संदेश होता था, कोई सामाजिक सरोकार होता था, उपकार, पूर्व पश्चिम, हिमालय की गोद में जी। सारे परिवार एक साथ बैठ करके देख सकते थे उन फिल्मों को। और आजकल भाई साहब जब फिल्म का नाम ही डर्टी पिक्चर हो गया है, तो फिल्म के अंदर कितनी गंदगी होगी उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। वाह, बहुत अच्छी पंक्ति, बहुत अच्छी। दूरदर्शन को आप देख लीजिए, पहले क्या सीरियल्स आया करते थे, धारावाहिक दूरदर्शन पे आप सब लोग देखते होंगे, नुक्कड़ नाटक आया करता था, हम लोग आता था जी। उसके बाद रामायण आनी शुरू हुई, फिर महाभारत, श्री कृष्णा। और आजकल के बच्चे क्या देख रहे हैं, भाभी जी घर पर है और जीजा जी छत पर हैं। तब लिखा कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे? क्या संस्कार दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? दूसरों की क्या बात करूं, मैं अपने घर की बात करता हूं। मेरा 8 साल का बेटा है भाई साहब, स्कूल रोज उसको भेजने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, रोज पीट करके बस में चढ़ाना पड़ता है, रोता हुआ जाता है रोज स्कूल जी। अभी पिछले दिनों की बात, एक दिन सुबह सुबह 6 बजे खड़ा हो गया, अपने आप नहा लिया, तैयार हो गया, ड्रेस पहन ली, बैग पैक कर लिया, लंच पैक कर लिया और गेट पे खड़ा हो गया। बोला पापा अभी तक स्कूल बस नहीं आई। मैं कि यार आज तू इतना उतावला क्यों रहा है, रोज तो तेरे को धक्के मार के बस में चढ़ाना पड़ता है। बोला पापा आपको पता नहीं है। मैं क्या नहीं पता है? बोला कल हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई है, बहुत ही हॉट है। मेरा माथा ठनक गया। मैं कि यार एक बच्चा इस उम्र में क्या सीख रहा है, क्या संस्कार ले रहा है? मैंने उसको तुरंत धमकाया, मैं बेटा गलत बात, टीचर के बारे में ऐसे बात नहीं करते, टीचर मां के समान होती है। बोला क्या पापा हर जगह अपना ही जुगाड़ फिट करने में लग गया कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे? क्यों फिल्मों में नंगापन, गालियों का है चलन, आजादी के नाम पर और क्या दिखाओगे? दादा दादी, नाना नानी खुद ही हुए कहानी, टूट रहे परिवार कैसे तो बचाओगे? जब बोए हैं बबूल फिर कैसे खिले फूल, जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे। जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
ये अगर श्रोता अच्छी बात पर कम तालियां बजानी शुरू कर देंगे तो मंच से भी अच्छी बातें कहनी बंद हो जाएंगी। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। भैया थोड़ा होली के मूड में, हास्य के और मूड में। मैं वहीं आ रहा हूँ जी जी पर बीच बीच में कुछ कुछ फुलझड़ियां भी होनी चाहिए, ज्ञान की भी, जी, जी, ताकि इनको ये ना लगे हरियाणा से कोई अनपढ़ बुला लिया। नहीं बाद में। और ऐसा नहीं है कि आपकी तालियों से मैं कोई बहुत बड़ा कवि सिद्ध हो जाऊंगा या मेरा पेमेंट बढ़कर आ जाएगा। वही आना जितना तय हुआ है। अरे तय कुछ नहीं हुआ भैया। हाँ। एक परफॉर्मेंस के बाद तय तय तो होगा। मुझे पता है कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को वैसे ही बुला लिया इसने बेला फुसला करके, बोला भैया आना है, आपको जरूर आना है, बताओ कितना पेमेंट लोगे। मैं कि क्या बताऊं यार, तू अपना आदमी देख लियो जो। बोला नहीं भैया फिर भी बताओ। मैं कि और कौन कौन है। बोले मुकेश गौतम जी आ रहे हैं। मैं कि यार इतना बड़ा कवि है तो मैं कि यार फिर तो बढ़िया ही बजट का कार्यक्रम है। मैं कोई बात नहीं यार 1500 कम दे दियो तू उनसे जो मुकेश जी को दे रहा है। बोले भैया फिर तो फ्री में ही आ जाओ, 1000 रुपए में तो मुकेश जी आ रहे हैं। जी तो मैं बता रहा था कि तालियों की कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं होती कवियों को जी जी या बिल्कुल। कविताओं को। बात सिर्फ इतनी है कि हर कवि को ताली की जरूरत क्यों पड़ती है, चाहे कवि छोटा हो चाहे बड़ा हो। जी, जी। हर कवि को आपकी तालियों की जरूरत पड़ती है। और क्यों कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है, बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और अगर समझ में आ जाएगी तो मुझे लगता है फिर मेरे बाद आने वाले कवियों को आपकी तालियों के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। सुनना मुकेश भैया कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बढ़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। वाह 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 वाह, बहुत सही। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कवि ना जाए खाली। और जो ना पीटे अब भी ताली, उसको पीटेगी घरवाली। हाँ बहुत अच्छे। कुछ मजा आना चाहिए। होली का कार्यक्रम है, ऐसे ही फालतू जी। में। और पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, जी मजे लेना अपनी जिम्मेदारी पर। यह नहीं कि किसी दूसरे की रीस करने लग जाओ फिर बाद में पछताना पड़े आपको। बिल्कुल। मुझे तो याद है एक बार हवाई जहाज में एक तोता सफर कर रहा था। अचानक तोते ने घंटी बजा दी। तुरंत आई एयर होस्टेस, हाँ जी बताइए सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। तोता बोला मैं तो मजे ले रहा था। अब वहीं बैठा था एक बंदर। बंदर ये सारा नजारा देख रहा था। उसने कहा यार मजे लेने की बहुत अच्छी टेक्निक है, तू भी ट्राई कर। बंदर ने भी तुरंत घंटी बजाई। तुरंत फिर आई एयर होस्टेस, हाँ जी बताइए सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बंदर भी बोल दिया, बोला मैं तो मजे ले रहा था। अब भाई साहब उनको तो मिल गया खेल, कभी तोता घंटी बजाए कभी बंदर घंटी बजाए। जैसे ही एयर होस्टेस आए, मैं तो मजे ले रहा था। एयर होस्टेस होगी परेशान, जाकर के कर दी पायलट से शिकायत। पायलट को आया गुस्सा। पायलट ने कहा इन दोनों को नीचे फेंक दो। अब जैसे ही उन दोनों को नीचे फेंकने लगे, तोते ने बंदर से सवाल किया, बोला उड़ना आता है। बोला उड़ना तो नहीं आता। तो बोला फिर क्यों मजे ले रहा था। बहुत सही। हाँ मजे तभी ले जब उड़ना है। कि बेरुखी में मजा नहीं आता, बेबसी में मजा नहीं आता, और जब तलक मार पड़ नहीं जाती, आशिकी में मजा नहीं आता। वाह। और फायदा हो करोड़ों का वरना धांधली में मजा नहीं आता। जिसने पाई नई नई शोहरत, सादगी में मजा नहीं आता। बेबसी में मजा नहीं आता, बेरुखी में मजा नहीं। वाह वाह वाह। और भाई साहब हम तो है हरियाणा वाले जी। हम बेरुखी में भी मजा लेना जानते हैं और बेबसी में भी मजा लेना जानते हैं। जो हरियाणा के कुछ लोग बैठे हुए हैं वो भी जानते होंगे और आप सब भी जानते होंगे। इतिहास के पन्नों में दर्ज है 80 के दशक में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई थी सतलुज नदी में। हरियाणा का एक गांव बिल्कुल डूबने के कगार पर आ गया था। जी बिल्कुल। सेना की मदद मांगी गई, हेलीकॉप्टर बुलाए गए गांव वालों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। पूरे 8 घंटे बचाव अभियान चलता रहा। आखिर में कमांडर ने गांव के सरपंच को बुला लिया। बोला मुझे बताया था आपके गांव में 500 लोग रहते हैं, 1500 निकाल चुके, 500 अभी भी बच रहे हैं। इतनी गड़बड़ कैसे हो सकती है। 19-20 का फर्क तो फिर भी समझ में आता है। सरपंच बोला साहब
गुस्सा मत करो। बोला क्या बात है? बोला बेचारे गांव के भोले भाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी में सफर करते हैं। बोला आज तक इन्होंने कार की शक्ल नहीं देखी और आप इनको हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हो। बोला जहां उतार के आते हो तैर के फिर वापस आ जाते हैं। बहुत अच्छे, बस यही। बोला भगवान झूठ ना बुलाए, हाँ। 2 बार तो मैं भी आ चुका हूं। तो बहुत बस इसी बढ़िया। तरह से आप लोग बस खिलखिलाते रहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुस्कुराते रहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। नहीं, इन्होंने कहा था कि बहुत अच्छे 3 बार बोल दूं तो बैठ जाइए वहीं। नहीं नहीं नहीं, चलते रहिए आप, चलते रहिए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हाथ से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं जी। तो है हाँ, तो हरियाणा की क्या हो जाए, ये हरियाणा है, भारत का हिस्सा है। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मंगल ग्रह से आते हो हरियाणा वाले। हाँ नहीं, चक्कर क्या है भाई साहब, हरियाणा वालों की इमेज ऐसी बना रखी है कि हरियाणा का है तो बेवकूफी होगा। हाँ नहीं, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं। बहुत अच्छे। पर होते नहीं है, सिर्फ दिखते हैं। हाँ, मैं ये मंच पे करते रहते हैं, हरियाणा से आया, हरियाणा से मंगवाया है, हरियाणा से भेजा है, ये वो फालतू की बात। मैंने एक दिन इनको समझाया क्या होते हैं हरियाणा वाले। जी भैया। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां। बहुत सीधे लोग होते हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। बहुत भोले लोग होते हैं जी हमारे गांव में शाम को चौपाल पर 4 बुड्ढे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे जी। और उनमें चर्चा क्या चल रही, यार अपना हरियाणा सबसे पिछड़ा स्टेट रह गया, हरियाणा की तरक्की कैसे हो। तब उनमें से एक बुड्ढा बोला यार मेरे पास एक आइडिया है। बोला बता तू। बोला पहले तो यूं करो, हरियाणा को भारत से अलग करके एक अलग देश घोषित कर दो। जी। दूसरा बोला यार ये क्या बकवास बात कर रहा है तू। बोला पूरी बात तो सुन ले। बोला अच्छा बता पूरी बात। बोला पहले तो हरियाणा को भारत से अलग करके एक आजाद अलग देश घोषित कर दो जी। उसके बाद कर दो अमेरिका पर हमला। जी। बोला अमेरिका हरियाणा को हरा देगा और हरियाणा पे कर लेगा कब्जा और हरियाणा बन जाएगा फिर अमेरिका का हिस्सा। जब वो अपना विकास करेगा हमारा अपने आप पे ही हो जाएगा। दूसरा तीसरा बुड्ढा बोला यार बहुत दूर की तू तो लेकर के आया। बोला यार फिर तो ना पासपोर्ट लगेगा ना वीजा लगेगा और फिर तो हमारे सारे रुपये भी डॉलर बन जाएंगे ऑटोमेटिक जी। और सारे अंग्रेजी में बात करेंगे और हमारे छोरों की गोरी गोरी मेम आएगी। चौथा बुड्ढा चुपचाप बैठा हुक्का गुड़ाए जाए और बोले ना कुछ। बोला रे नत्थू तू क्यों नहीं बोल रहा, तू भी तो बोल। नत्थू बोला भाई मैं तो नू सोच रहा हूं जो गलती से हरियाणा ने अमेरिका को हरा दिया तो फिर अमेरिका का क्या होएगा। वाह 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 वाह, क्या कॉन्फिडेंस है कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां। हरियाणा का पड़ोसी प्रदेश है राजस्थान, वहां कितने मान सम्मान से बात की जाती है, उनकी बोली में फिर भी थोड़ा सा मिठास नजर आता है जी। वहां शहरों के नाम के आगे श्री लगा देते हैं, श्री गंगानगर। यहां भाई साहब बाप के नाम के आगे कोई श्री लगा के राजी नहीं है। वो एक हरियाणा की बारात चली गई भाई साहब राजस्थान में जी। अब वहां पर क्या था, वो बिठाकर पंगत वाला सिस्टम था, बिठा करके वो खाना खिला रहे थे। सारे लोग बैठे हुए लाइन में, ऐसे एक लाइन ऐसे लग रही, एक लाइन ऐसे लग रही, लोग सर्व करने आ रहे। इतने में एक आया लेकर के पानी का जग, जी जल जी, जी जल जी, जी जल जी, जी जल जी, जी जल जी। एक बुड्ढा बैठा, ताऊ ने सोची यार कोई नई डिश आई है जी जल जी, पहले इसी को ट्राई कर, बाकी चीजें तो बाद में खाएंगे। बोला ओ जी जल जी पहले यहां आ जा तू। वो आया और ताऊ का गिलास भर के चला गया। ताऊ ने किया, अरे तो पानी का गिलास भर के चला गया, आइटम तो दी नहीं इसने। थोड़ी देर में वो फिर आया लेकर के, जी जल जी, जी जल जी, जी जल जी, जी जल जी। बोला तो जी जल जी यहाँ आवाना यार, क्या तू इंतजार करवा रहा है। वो लेकर के फिर आया, फिर भरने लगा गिलास। ताऊ ने हाथ पकड़ लिया, बोला जी जल जी लावाना के पानी पिलाने लग रहा है। बोला ताऊ यही है जी जल यानी कि पानी, जी जी जल जी। बोला वाह रे मेरा मटा, जल जी का नाम पे कर रहे हैं धोखा और पिलाने लाग रहे मेरा पानी खोखा। कि सीधे साधे लोग जहां, और भाई साहब हमारे यहां तो और एक और विडंबना, राजस्थान में चले जाओ, बल्कि यहां मुंबई में भी मेरे को 2-4 मेरे दोस्त यहां पर ब्याह हुए हैं, मुझे उनके साथ हाथ की बहुत इज्जत की जाती है।
उसके आगे दुनिया भर के पकवान परोसे जाते हैं। कभी उसकी साड़ी आती है, लो जीजा जी एक रोटी मेरे नाम से। फिर उसकी साड़ा हेली आ जाएगी, लो ये आपने मिठाई तो चखी नहीं। फिर उसकी सासू आ जाएगी, सहेलियां आ जाएंगी, सब उसको पूरी तरह से भाई साहब ओवरलोड कर देती हैं। और यहाँ अपने हरियाणा में ठन ठन गोपाल वो हरियाणा का एक दामाद चला गया देर रात अपनी ससुराल। जी। उसको देखते ही उसकी सासू का माथा ठनका। बोली दामाद जी इस समय? बोला हाँ काम था, मैं जा रहा था, मैं कि चलो रात को यहीं रुकेंगे। बोली इस समय रोटी तो नहीं खाओगे मेरे ख्याल से। बोला बहुत दूर से आ रहा हूं, कुछ नहीं खाया रास्ते पर, रोटी तो खाऊंगा, भूख लग रही है। जी। बोले हम तो चूल्हा चौका कर चुके, सारा समेट दिया, रसोई साफ कर दी। बोले फिर भी भूख लग रही है, बनाओ। बोले अच्छा चलो फिर मैं दोबारा आटा लगाती हूं। बोला अच्छा बताओ कितनी रोटी खाओगे, उसी हिसाब से आटा लगाऊं। तो बोला 4 रोटी खा लूंगा, और कितनी खाऊंगा? बोले मेरे हाथ की 4 रोटी खा लोगे तुम? उसने सोचा ज्यादा मोटी रोटी बनाती होगी है। बोला जी 3 खा लूंगा। बोले सही 3 रोटी खा लोगे ना? बोला जी 2 तो खा ही लूंगा। बोला देखो झूठी मत छोड़ना, 2 का ही बनाऊंगी, फिर झूठी ना रहे, देख लो फिर। उसने सोची पता नहीं कितनी मोटी, पूरा ही वो बनाती होगी थाई पड़ा सा। बोली अच्छा एक काम करो सासू माँ, 1 रोटी बना दो। बोली 1 रोटी के पीछे के तवा चढ़ाना, सो जा चुपचाप। बहुत सही, बहुत सही। ऐसे सीधे लोग होते हैं, बहुत अच्छे। कि सीधे साधे लोग जहां। और मेरे को याद आता है हमारे कॉलेज में एक बार फंक्शन हो रहा था भाई साहब जी। वहां पर एक नाटक प्ले किया गया ऐसे स्टेज पर, और उस नाटक में एक लड़की ने एक रोल प्ले किया था, भुआ जी करेक्टर था एक जी। अगले दिन से भाई साहब लड़कों ने उस लड़की का जीना आराम कर दिया। जहां वो लड़की टकरा जाए, भुआ जी नमस्ते, भुआ जी नमस्ते, लड़की हो गई परेशान। वो गई प्रिंसिपल के पास, जैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची, प्रिंसिपल भी उसको देखते ही हाँ जी भुआ जी। बोले यहां तो लगा किसी ने सारे कुएं में ही भांग घोल दी। बोले नहीं सर वो लड़के चिढ़ाते हैं। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, बताओ क्या कहते हैं? बोले जी सारे मेरे को भुआ जी कहते रहते हैं। बोले अच्छा एक काम करो, मैं लड़कों को समझाता हूं, कोई डरने वाली बात नहीं है। सारे लड़कों को एक हॉल में इकट्ठा किया। अब उस लड़की को लेकर के वहां हॉल में पहुंचे। बोला भाई पहले तो ईमानदारी से अपने आप खड़े हो जाना, जो भी लड़का इस लड़की को भुआ जी कहता है खड़े हो जाओ। भाई साहब सारे के सारे खड़े हो गए, A to Z सब के सब खड़े हो गए। एक हमारे ये भाई साहब जैसे जो हरियाणा के बैठे हुए हैं, बेचारा चुपचाप नजरें झुकाए बैठा रहा। प्रिंसिपल साहब को लगा चलो एक आदमी तो अभी संस्कार जिंदा है, इनसे उम्मीद की जा सकती है। बोले शाबाश बेटा, इन सबको बताओ तुम इस लड़की को भुआ जी क्यों नहीं कहते? बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू। वाह। प्रिंसिपल बोले क्या क्या बकवास करता है? बोले जी बकवास नहीं है, जिस नाटक में ये बुआ जी बनी थी मैं फूफा जी बना था। आप पता नहीं क्या सोच रहे हो कि सीधे साधे लोग जहां बात। अच्छा हरियाणा का ताऊ और दिल्ली का वकील जी 30 हजारी कोर्ट में आपस में भिड़ गए। ताऊ कहे मैं घना श्याणा, वकील कहे मैं घना श्याणा। जी। अब भाई साहब उनकी बहस हो गई। आखिर में वकील ने कहा कि भाई शर्त लगा ले तभी फैसला हो पाएगा। ताऊ बोला भाई शर्त नहीं होगी, हमने जो कह दिया वही फाइनल है। बोला ताऊ तेरा ही फायदा है। बोला क्या फायदा है? बोला सुन ध्यान से, एक सवाल तू पूछियो, एक सवाल मैं पूछूंगा। अगर तूने जवाब दे दिया सही तो मैं तुझे 100 रुपए इनाम दूंगा, और अगर तू जवाब नहीं दे पाया तो तू मुझे 5 रुपए जुर्माना दे दियो। फिर एक सवाल तू पूछियो, अगर मैंने जवाब दे दिया सही तो तू मुझे दियो सिर्फ 5 रुपए इनाम, और अगर मैं जवाब ना दे पाऊं तो 100 रुपए जुर्माना दूंगा। ताऊ ने कहा यार बहुत फायदे का सौदा है। बोला चल भाई लग गई शर्त, पूछ वकील तू पूछ पहले सवाल। अब वकील वकीलों वाले सवाल पूछेगा। बोला 2 भाइयों का झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया, बता कौन सी धारा लगेगी? ताऊ बोला भाई धारा का हमने नहीं पता, हमने तो भैंस के दूध की धार निकाली है बस। बोला ताऊ ऐसे नहीं बनेगी बात, जवाब देना पड़ेगा। तो ताऊ बोला ले भाई 5 का अपना सिक्का ले, और तो इससे ज्यादा क्या करेगा? ताऊ ने जुर्माना दे दिया। अब भाई साहब ताऊ बोला भाई मैं पूछूं? बोला जी पूछो आप। अब ताऊ ने वकील से सवाल पूछा। बोला एक ऐसे पक्षी का नाम बताओ जिसकी 3-3 आंखें होती हैं और तीनों ही अलग रंग की होती हैं, एक काली एक नीली एक पीली। अब वकील की बुद्धि चकरा गई कि ऐसा कौन सा पक्षी होता है जिसकी 3-3 आंखें होती हैं और तीनों ही अलग रंग की, एक काली एक नीली एक पीली। वकील था थोड़ा स्मार्ट,
उसने ताऊ की ओट करके मुंह फेर के ना मोबाइल निकाल के गूगल पे चेक कर लिया, गूगल बाबा भी फेल, गूगल भी नहीं बता पाया ऐसा कौन सा पक्षी होता है जिसकी 3-3 आंखें होती हैं, एक काली, एक नीली, एक पीली। आखिर में वकील ने कर दिया सरेंडर। वकील बोला जी नहीं पता। बोला नहीं पता तो दे जुर्माना। वकील ने दिया 100 का नोट निकाल के। अब जैसे ही ताऊ 100 का नोट जेब में रखने लगा, वकील ने झट से हाथ पकड़ लिया। बोला ताऊ नू नहीं बनेगी बात, पहले जवाब बता इसका। ताऊ बोला भाई बात सुन। दूसरा निकाला जेब से एक और 5 का सिक्का। बोला ले पकड़, जवाब तो मैंने भी नहीं पता इसका। बहुत सही। कि सीधे साधे लोग जहां, बस ये थोड़ी सी ना भाई साहब ये हलचल मत करिए बीच में, जो आप इधर से उधर से उठ करके जा रहे हैं ना, इससे क्या होता है थोड़ा सा ध्यान भंग होता है। मैंने कभी लिखा था कि देख पराई नार नजर का चंचल होना ठीक नहीं, रोज रोज ही घरवाली से दंगल होना ठीक नहीं, और रंग जमाने में मेहनत व वक्त भी जाया होता है, रंग जमा हो महफिल में तब हलचल होना ठीक नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार। तो मैं हरियाणा का बता रहा था कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। गीता जी का ज्ञान दिया, कल्पना ने मान दिया। कल्पना चावला को याद करिएगा, अभी कुछ दिन पहले उनकी पुण्यतिथि थी कि गीता जी का ज्ञान दिया, कल्पना ने मान दिया। कपिल के बल्ले ने भी बोला हरियाणा है। लक्ष्मी की रागणी में दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और अगली एक पंक्ति में अगर आपको लगे कि मैंने ठीक से हरियाणा को परिभाषित कर दिया है, तो पूरा सदन हाथ उठा करके समर्थन करना कि लक्ष्मी की रागणी में दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। चाहे युद्ध कौशल हो या जिताने मेडल हो, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा। वाह, बहुत अच्छे, वाह, बेहतरीन, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है। बेहतरीन। तो होली का उत्सव है, और मैं चाहूंगा कि अगर होली पे अगर आप लोग थोड़े से मस्ती के मूड में ना आए, तो फिर होली के उत्सव का कोई फायदा नहीं है। और हमने तो यही देखा है अक्सर कवि सम्मेलनों में, जो होली का कवि सम्मेलन होता है बिना जोगीरा के अधूरा रहता है। क्यों भाई? चलेगा, बिल्कुल। तो आप लोग समर्थन करेंगे? आप जोगीरा सुनना चाहते हैं? इसमें साथ देना पड़ेगा सबको तालियों से, जी, जी, मंच को भी और श्रोताओं को भी। जी देंगे, बिल्कुल देंगे जी। तैयार हैं? जी। तो एक बार तालियां बजा करके मुझे बताइए आप। जी भैया, अंतिम 2-4 मिनट जी। और एक बात स्पष्ट कर दूं, इसमें कुछ राजनीतिक कटाक्ष भी होंगे जी, कुछ सामाजिक चेतना विसंगतियों पर भी प्रहार होगा, परंतु एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आप सभी को कि आप जिस भी राजनीतिक पार्टी में आस्था रखते हैं, उस आस्था का चोला उतार करके सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनिएगा। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। दोनों हाथ उठा के बजानी तालियां सबने, नहीं तो ये सारा रा रा में सारी रात बिता दूंगा मैं। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। राहुल जी को मिली नहीं है अभी तलक क्यों हूर, राहुल जी को मिली नहीं है अभी तलक क्यों हूर, राहुल जी को मिली नहीं है अभी तलक क्यों हूर। अपना टाका फिट कर आते दिग्गी शशि थरूर। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बढ़ चढ़कर सब बोल रहे थे मैं भी चौकीदार, बढ़ चढ़कर सब बोल रहे थे। 2019 के चुनावों में एक नारा उछला था जी, राहुल गांधी जी ने उछाला था, चौकीदार चोर है। हाँ, उसके बाद भाई साहब क्रांति आ गई थी, जिसे देखो मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। जी, ये हमारा संजय बंसल, इसको भी जोश आ गया, ये भी घर पहुंच करके मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। इसकी मां ने बुलाया, एक मारा इसके थप्पड़, बोला रात से तेरी बहू घर पे आई नहीं और तू चौकीदारी कर रहा है दुनिया की, पहले उसकी चौकीदारी तो कर। कि बढ़ चढ़कर सब बोल रहे थे मैं भी चौकीदार, बढ़ चढ़कर सब बोल रहे थे मैं भी चौकीदार। नाक के नीचे से आडानी कर गया बंटा धार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा।
स्वस्थ मंत्री करा रहा था जेल में बैठ मसाज। आहा, दिल्ली लेके चल रहा हूं कि स्वस्थ मंत्री करा रहा था जेल में बैठ मसाज। स्वस्थ मंत्री करा रहा था जेल में बैठ मसाज। दारू के चक्कर में शिक्षा मंत्री फंस गया आज। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। गिरगिट भी क्या बदलती होगी, गिरगिट भी क्या बदलती होगी नीतीश के जैसे रंग। आहा, गिरगिट भी क्या बदलती होगी नीतीश के जैसे रंग। गिरगिट भी क्या बदलती होगी नीतीश के जैसे रंग। दिन में मोदी रात को लालू के हो जाते संग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। गैस सिलेंडर पहुंच गया है 1100 के पार। आहा, गैस सिलेंडर पहुंच गया है 1100 के पार। अच्छे दिन का और करोगे तुम कितना इंतजार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। जोश ठंडा हो गया, बस एक आखिरी सुनाऊंगा, पूरे जोश से सुन लो उसको। जी। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बीजेपी से नाता टूटा माया मिली ना राम। आहा, यहीं की बात कर रहा हूं कि बीजेपी से नाता टूटा माया मिली ना राम। बीजेपी से नाता टूटा माया मिली ना राम। सत्ता छूटी गई पार्टी घुस गया तीर कमान। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।